नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये फाइनेंस में भी इंपॉर्टेंट है और मैनेजमेंट में भी इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस में भी ये 15 नंबर का पूछा जाता है और मैनेजमेंट में भी 15 नंबर का पूछा जाता है। तो ओवरऑल हर साल कम से कम आपको 35 से 40 नंबर कॉर्पोरेट गवर्नेंस से मिलेंगे ही मिलेंगे। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपने देखा है और सिलेबस अगर आपने याद किया है तो आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस जरूर याद किए होंगे। क्योंकि फाइनेंस का भी सिलेबस में लिखा हुआ है कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन बैंकिंग सेक्टर। हाँ, और मैनेजमेंट में लिखा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। यानी कॉर्पोरेट गवर्नेंस दोनों हिसाब से बहुत जरूरी है। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिर्फ आरबीआई में नहीं, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है जो एग्जाम भी कॉमर्स से रिलेटेड होता है। जैसे कि बी कॉम, एम कॉम, बीबीए, एमबीए, ठीक है, उसके बाद सीए। हर एग्जाम में कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और उसी प्रकार से आरबीआई। सेबी का तो मैंने सिलेबस नहीं देखा है, पता नहीं सी सेबी में भी जरूर होगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस, क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस इतना क्रूशियल टॉपिक है कि ये हर कॉमर्स का एग्जाम में रहता है। तो आपसे सवाल पूछने का चांसेस बढ़ जाता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस से आपका फेज 2 में भी पूछ सकता है, फेज 1 में भी पूछ सकता है और इंटरव्यू में भी पूछ सकता है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कॉमन सेंस से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो इसको छोड़ना बेवकूफी होगा। मैं अपनी बात करूं तो बहुत दिनों से मैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ रहा हूं। सीए में भी मैंने पढ़ा था, उससे पहले बीकॉम में पढ़ा है और बीबीए के लिए तैयारी कर रहा था तो मैं बीबीए के लिए भी पढ़ रहा था। लेकिन कहीं पर भी मैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस ठीक से पढ़ नहीं पाया। और यकीन मानिए कोई नहीं पढ़ता है, किसी को समझ में ही नहीं आता कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस किस चिड़िया का नाम है। लेकिन लास्ट 10 डेज में मैंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बहुत रिसर्च किया है, बहुत सारे कोर्सेज को देखा हूँ, बहुत सारे रिसर्च पेपर पढ़ा हूँ और उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि ये जो कोर्स लेकर के आया हूँ उसमें से मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस 6 क्लास मुझे लगेगा, लेकिन 6 क्लास में कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैं आपको याद करा दूंगा और इतना सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा जो कोई भी नहीं समझाया होगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टार्ट करते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस कुछ नहीं है, आप यकीन मानिए ये कुछ भी नहीं है, ये बहुत ईजी है। ठीक है, पहले हम लोग इसको रफ में समझते हैं फिर चार्ट में समझेंगे। आज पहला चार्ट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, ये चार्ट है। इस चार्ट में हम लोग आज इंट्रोडक्शन लेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। ठीक है, तो पहले चार्ट को समझने से पहले हम लोग रफ में समझते हैं कि क्या है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। समझे, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। अब स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब 2 मिनट के लिए आप भूल जाइए कि हम लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ रहे हैं। आप ये समझिए कि हम लोग कंट्री गवर्नेंस पढ़ रहे हैं। कंट्री गवर्नेंस, हमारा देश का गवर्नेंस, हम लोग ये समझ लीजिए, तब जल्दी आपको ये समझ में आ जाएगा। आप मान लीजिए कंट्री गवर्नेंस आप देख रहे हैं और कंट्री गवर्नेंस के लिए आपने काम पे लगाया है प्रधानमंत्री को, पीएम ऑफ इंडिया को। ठीक है, पीएम ऑफ इंडिया को मोदी को ही मान लीजिए। ठीक है, मोदी को बना दिया आपने पीएम। तो प्रधानमंत्री कंट्री गवर्नेंस करने के लिए चुने गए। ठीक है, तो ये क्या करेंगे प्रधानमंत्री? देश में जो भी रूल्स है, रेगुलेशन है, इसको देखेंगे, इसके हिसाब से सब कुछ चलाएंगे, देश चलाएंगे। देश चलाने के लिए ये रूल्स का इस्तेमाल करेंगे, ये रेगुलेशन का इस्तेमाल करेंगे। जो पॉलिसीज पहले से बना हुआ है हमारे देश में उसको मेंटेन करेंगे और अच्छा पॉलिसीज लेकर के आएंगे, है ना। कंट्रोल सेट करेंगे, कंट्रोल में कुछ गड़बड़ होगा तो इसको ठीक कर देंगे। ठीक है, सिस्टम चलाएंगे। तो रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसीज, कंट्रोल्स, प्रैक्टिसेस, ये सब जो है ये सब मोदी बना रहा है? नहीं। लेकिन मोदी कर क्या रहा है? मोदी चला रहा है। मतलब प्रधानमंत्री मोदी जो है वो देश को चला रहे हैं। देश को चलाने का क्या मतलब है कि देश को गवर्न कर रहे हैं। रूल्स देख रहे हैं, रेगुलेशन ठीक से फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है देख रहे हैं, पॉलिसीज ठीक कर रहे हैं। जो पॉलिसीज खराब है उसको बना देंगे, या फिर पॉलिसीज जो बना हुआ है उसको देखेंगे कि ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो कंट्रोल से लगाया गया है वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सिस्टम जो बनाए हैं वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक से काम कर रहा है या ठीक से काम नहीं कर रहा है। सही से काम कर रहा है या सही से काम नहीं कर रहा है, ये कैसे आप जज कर सकते हैं? सही से काम तब कर रहा होगा जब फायदा हो रहा होगा जनता को, है ना। ये सही तब होगा जब फायदा हो रहा होगा जनता को। ठीक है, और ये सही तब नहीं होगा, गलत होगा, जब यह जनता का फायदा नहीं कर रहा होगा, जनता का नुकसान कर रहा हो और यह जनता का फायदा कर रहा हो। अगर जनता का फायदा कर रहा होगा तो इनडायरेक्टली वो देश का फायदा कर रहा होगा, है ना। अगर जनता का फायदा हो रहा है तो इनडायरेक्टली देश का फायदा हो रहा है। और जनता का नुकसान हो रहा है इसका मतलब कि इनडायरेक्टली देश का नुकसान हो रहा है।
है ना। तो अब बताइए कि देश का फायदा या देश का नुकसान के लिए आपको क्या करना होगा। आपको सही आदमी को यहाँ बैठाना पड़ेगा, प्रधानमंत्री के पद पे सही आदमी को बैठाना पड़ेगा। अगर गलत आदमी हो गया तो ये गलत डिसीजन लेगा, जनता को नुकसान होगा, देश को नुकसान होगा। ठीक है। और अगर मान लीजिए कि यहाँ अच्छा आदमी बैठ गया, पीएम मोदी अगर अच्छा हो गए, तो वो अच्छा से कंट्री गवर्न करेंगे, अच्छा से रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज देखेंगे, तो वो सही होगा अगर जनता का फायदा कराएंगे, और जनता का फायदा कराएंगे तो देश का फायदा हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली आप देख रहे हैं सारा कारोबार प्रधानमंत्री पे है। प्रधानमंत्री किस तरह से रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज और कंट्रोल सिस्टम चलाएगा, उसी हिसाब से देश का फायदा होगा या नुकसान होगा। अब यहाँ कंट्री है ना, कंट्री को रिप्लेस कर दीजिए कॉर्पोरेट के साथ, सब कुछ सेम है, सिर्फ कंट्री की जगह में कॉर्पोरेट कर दीजिए। ठीक है, कंट्री की जगह में आप कॉर्पोरेट कर दीजिए। ठीक, कंट्री के जगह में आप कॉर्पोरेट कर सकते हैं या फिर कंपनी कर सकते हैं, सेम बात है। ठीक है, कॉर्पोरेट ही कर देते हैं, लिख देते हैं कॉर्पोरेट। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट को गवर्न करना है, कंपनी को गवर्न करना है, कौन करेगा। तो यहां पर तो प्रधानमंत्री नहीं कर सकते हैं, तो कंपनी को गवर्न करने के लिए हम लोग एक मैनेजर अपॉइंट करते हैं। जैसे हम लोग प्रधानमंत्री को अपॉइंट करते हैं ना, उसी तरह से हम लोग मैनेजर को अपॉइंट करते हैं, मैनेजर को अपॉइंट करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है। जैसे मोदी को कौन चुना था, जनता चुना था, है ना, जनता ही तो चुना था ना। तो यहां पर बीओडी को भी कौन चुनेगा, शेयर होल्डर्स। और बीओडी अगर अच्छा रहा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर अच्छा रहा, तो वो अच्छे तरीके से कंपनी को मैनेज करेगा, कंपनी का फायदा होगा और जनता का भी फायदा होगा, शेयर होल्डर का फायदा होगा। तो जहां जहां पर जनता है वहां वहां पर आप शेयर होल्डर लिख दीजिए या स्टेक होल्डर लिख दीजिए, स्टेक होल्डर लिख दीजिए। स्टेक होल्डर का मतलब होता है जिसको फर्क पड़ता है। ठीक है, जनता के तो फर्क पड़ता है ना, आप स्टेक होल्डर लिख दीजिए। ठीक, अभी हम लोग समझेंगे स्टेक होल्डर का भी मतलब क्या होता है। ठीक है, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए हम लोग बीओडी को अपॉइंट किए, जिस तरह से प्रधानमंत्री को अपॉइंट किया था ना, उसी तरह से बीओडी को यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हम लोग अपॉइंट किए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कुछ नहीं होता है, मैनेजर लोग का बॉस होता है। जैसे मैनेजर लोग मैनेज करता है ना, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेजर को मैनेज करवाता है। तो मैनेजर लोग का भी बाप होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही सब कुछ देखता है एक कंपनी में। जिस तरह से प्रधानमंत्री सब कुछ देखता है एक देश में, उसी तरह से कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सब कुछ देखता है। समझे। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही देखेगा कि कंपनी का जो रूल्स है, रेगुलेशन है, पॉलिसीज है, कंट्रोल्स है या सिस्टम है, ये सही है या नहीं सही है। अगर सही है तो स्टेक होल्डर का फायदा हो जाएगा, अगर सही है तो स्टेक होल्डर का फायदा हो जाएगा। मतलब जिसमें भी स्टेक होल्डर का फायदा हो वही सही गवर्नेंस है, और जिसमें स्टेक होल्डर का नुकसान हो जाए वो गलत गवर्नेंस है। ठीक है, अगर स्टेक होल्डर का फायदा हुआ या स्टेक होल्डर का नुकसान हुआ, उससे क्या होगा, उससे कंपनी का फायदा या कंपनी का नुकसान होगा। वैसे ही यहाँ कॉर्पोरेट का फायदा होगा और कॉर्पोरेट का नुकसान होगा, है ना। तो ये रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज कंट्रोल सिस्टम, ये सबको मैनेज करने के लिए, ठीक से मैनेज करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही सब कुछ मैनेज करके चलता है ताकि फायदा हो सके, इसका, कॉर्पोरेट का और स्टेक होल्डर का। अगर स्टेक होल्डर का फायदा करवा देगा तो कॉर्पोरेट का फायदा हो जाएगा। कॉर्पोरेट का फायदा का मतलब प्रॉफिट हाई हो गया है, समझे, उसके बाद लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी मिल रहा है कॉर्पोरेट को। और स्टेक होल्डर का फायदा का मतलब प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट किसको मदद करेगा, स्टेक होल्डर को। कंपनी अगर प्रॉस्पेरिटी होगा तो फायदा किसको होगा, स्टेक होल्डर को। स्टेक होल्डर कौन होता है, जैसे जनता बोले थे, प्रधानमंत्री के केस में हम लोग जनता बोले थे, यहाँ पर हम लोग स्टेक होल्डर बोल रहे हैं। स्टेक होल्डर का मतलब क्या होता है, देखते हैं। स्टेक होल्डर का मतलब होता है जिसको फर्क पड़ता है, जिसको फर्क पड़ता है कंपनी का प्रॉफिट लॉस से, जिसको फर्क पड़ता है कंपनी के प्रॉफिट लॉस से। जिस तरह से जनता को फर्क पड़ता था देश के गिरने से, देश के उठने से, उसी तरह से स्टेक होल्डर वो होता है जिसको फर्क पड़ता है कि मेरा कंपनी बढ़ रहा है या कंपनी गिर रहा है, कंपनी का फायदा हो रहा है, कंपनी का नुकसान हो रहा है। तो कंपनी का फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, जिसको भी फर्क पड़ता है वही है स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर दो तरीके का होता है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, समझे, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल।
इंटरनल स्टेक होल्डर वो होता है जैसे कि इंप्लॉई। अगर कॉर्पोरेट को फायदा होगा, कॉर्पोरेट को प्रॉफिट होगा, तो इंप्लॉई को तो बोनस मिलेगा। इंप्लॉई तो लॉन्ग टर्म के लिए अपने कंपनी में रहेगा, खुशहाल रहेगा, बोनस मिलेगा, हाँ, और कमीशन मिलेगा, इंप्लॉय फायदा में रहेगा। तो स्टेक होल्डर एक इंप्लॉय होता है। ये सब इंटरनल स्टेक होल्डर है, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वाला इंप्लॉय हो गया, फिर शेयर होल्डर हो गया, समझे, प्रमोटर हो गया, मतलब मालिक। और एक होता है एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, इसमें आ गया सप्लायर्स। अगर मान लीजिए कि आपका कंपनी बहुत ग्रोथ कर रहा है, तो सप्लायर लोग तो पूरा खुश होगा कि चलो यार, रॉ मटेरियल तो हम ही भेज रहे हैं इसको, तो ये तो हमसे और खरीदेगा, इसका फायदा और हो रहा है तो और खरीदेगा, तो सप्लायर लोग पूरा खुश। क्रेडिटर्स, जो आपको लोन में पैसा दिया है वो भी खुश कि अब उसका पैसा डूबेगा नहीं, है ना। तो ये सब हो गया एक्सटर्नल स्टेक होल्डर और इंटरनल स्टेक होल्डर। तो एक बार समराइज कर दे इस चीज को, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है? कंपनी को ठीक से गवर्न करना है तो कंपनी गवर्नेंस हो गया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो गया। तो कंपनी को ठीक से कैसे गवर्न कर सकते हैं? जब बढ़िया रूल्स, बढ़िया रेगुलेशन, बढ़िया पॉलिसीज, बढ़िया कंट्रोल्स, बढ़िया सिस्टम हो। तो अगर ये इतना कुछ अच्छा रहेगा तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा होगा, और इतना कुछ अच्छा नहीं होगा तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा नहीं होगा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा है या नहीं है, वो किससे फर्क पड़ता है? वही कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा है, वही रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी कंट्रोल्स सिस्टम्स अच्छा है जो स्टेक होल्डर को फायदा देता है, और वही गलत है जो स्टेक होल्डर को नुकसान देता है। स्टेक होल्डर का फायदा का मतलब होता है कि कंपनी का फायदा, और स्टेक होल्डर का नुकसान का मतलब होता है कॉर्पोरेट का नुकसान या कंपनी का नुकसान। समझे? तो यही है बेसिक चीज। अब अगर यहां पर हम लोग पढ़ते हैं, समझे, स्टार्ट करते हैं। तो ये है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है? इट इज अ सेट ऑफ सिस्टम्स, प्रोसेसेस एंड प्रिंसिपल्स which ensure that a company is governed in the best interest of all stakeholder। कहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस और कुछ नहीं है, सिस्टम्स, प्रोसेस और प्रिंसिपल्स, ये सब का एक सेट बना हुआ है जो ठीक से काम करता है और स्टेक होल्डर को फायदा देता है। हाँ, जिसको कंपनी का फायदा नुकसान से फर्क पड़ता है उसको फायदा पहुंचाता है। ठीक है, एक और बार देखें तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस और कुछ नहीं है, ये सिस्टम, प्रोसेस, प्रिंसिपल का एक सेट है जो कि ये इंश्योर करता है कि कंपनी इस तरह से गवर्न हो, इस तरह से चले कि सारा जो स्टेक होल्डर है उसका फायदा हो जाए। फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव क्या है? फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ अदर स्टेक होल्डर्स बाय इंप्रूविंग द कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस एंड अकाउंटेबिलिटी। इतना अच्छा से हम लोग रूल्स, रेगुलेशन, सिस्टम को मेंटेन करें ताकि स्टेक होल्डर्स का फायदा हो सके। हम बोले थे ना, वही कॉर्पोरेट गवर्नेंस सही है, वही कॉर्पोरेट गवर्नेंस सही है जो कि स्टेक होल्डर का फायदा कराता है, और वो स्टेक होल्डर का अगर नुकसान करा रहा है तो वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस गलत है। इसीलिए कहते हैं कि गवर्नेंस या फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस और कुछ नहीं है, जो रूल्स रेगुलेशन है, सिस्टम है, प्रोसेस है, प्रिंसिपल है, ये सब जो है, ये अगर ठीक से काम करता है, स्टेक होल्डर के लिए काम करता है, तो वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो गया, और ठीक से काम नहीं करता है तो बैड कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो गया। समझे? और फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव क्या है? फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ये है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टेक होल्डर का फायदा करा के दे, बस। तो क्या क्या सिद्धांत है जिसपे कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेस्ड है? क्या क्या वो सिद्धांत है? सबसे पहला सिद्धांत है फेयरनेस। समझे? जो भी चीज हो उसमें सब चीज फेयर हो। जैसे प्रधानमंत्री, वो जाति पे भेदभाव नहीं करेगा, है ना। अगर गरीब तबका का आदमी है तो उसके लिए भी काम करेगा, और रईस तबका का आदमी है तो उसके लिए भी काम करेगा, और मान लीजिए कि कोई ब्राह्मण जात का है तो उसको भी काम करेगा, उसके लिए भी। और मान लीजिए कोई शूद्र जात का है तो उसको, उसके लिए भी काम करेगा। कोई ओबीसी है, एससी है, एसटी है, जनरल है, सबके लिए तो काम करना पड़ेगा। तो वही अच्छा गवर्नेंस होगा। इसीलिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या हो रहा है, फेयरनेस बहुत बड़ा प्रिंसिपल है। इसका मतलब कि आप सारा स्टेक होल्डर को फेयरली देखेंगे। जैसे ही मान लीजिए कि इंप्लॉई है, तो इंप्लॉई के साथ भी आप अच्छे से काम करेंगे, उसको भी आप अच्छे से रखेंगे, उसका भी फायदा कराएंगे, शेयर होल्डर्स का भी फायदा कराएंगे, शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट के लिए भी काम करेंगे, जो सप्लायर्स है उसके लिए भी आप अच्छे से काम करेंगे, जो क्रेडिटर है उसके लिए भी अच्छे से काम करेंगे। सबको फेयरली कंसिडरेशन करेंगे, सबको फेयरली कंसिडर करेंगे। ये नहीं कि आप क्रेडिटर को उतना ध्यान नहीं देते हैं और सप्लायर को ध्यान नहीं देते हैं, खाली शेयर होल्डर के लिए आप डिविडेंड बेच जा रहे हैं।
डिविडेंड दे रहे हैं, तो वो चीज नहीं, सबको आपको फेयरली कंसिडर करना पड़ेगा। ये एक पहला सिद्धांत कहता है। दूसरा सिद्धांत है ट्रांसपेरेंसी। आप जो भी काम करिएगा, जो भी सिस्टम रखिएगा, जो भी रेगुलेशन रखिएगा, जो भी रूल्स रखिएगा, ये आप ट्रांसपेरेंट रखिएगा। ये आप सबको बताइएगा कि हमारे यहाँ इस तरह का रूल चलता है, हमारे यहाँ इस तरह का रेगुलेशन चलता है। अगर हम लोग मैनेजर को अपॉइंट करते हैं तो वो बीकॉम होगा तभी अपॉइंट करते हैं, तो ये आप बता दे रहे हैं उसको। तो सबको ट्रांसपेरेंसी रहना चाहिए कि आप किस बेसिस पे काम करते हैं, क्या क्या आपका रूल्स है, क्या क्या आपका सिस्टम है, क्या क्या आपका प्रोसेस है। तीसरा है रिस्क मैनेजमेंट। जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस करता है, जो कंपनी को गवर्न करता है, जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो रिस्क मैनेज करेगा। पहले तो वो रिस्क आइडेंटिफाई करेगा कि कौन कौन सा रिस्क है जिससे मेरा कंपनी डूब सकता है। अगर कंट्री गवर्नेंस हुआ तो सरकार या फिर प्रधानमंत्री मोदी वो क्या करेंगे, वो चीज रिस्क मैनेज करेंगे कि कहां कहां से हमारा देश डूब सकता है, तो वो रिस्क मैनेज करेंगे और रिस्क पहले आइडेंटिफाई करेंगे। उसी तरह कंपनी को गवर्न करने के लिए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है या फिर जो केएमपी है, की मैनेजरियल पर्सन है, वो लोग पहले रिस्क आइडेंटिफाई करेगा कि कौन कौन सा रिस्क है हमारे कंपनी के लिए, और वो रिस्क को कम करेगा। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिस तरह से अगर देश को गवर्न करना है तो देश को गवर्न करने के लिए प्रधानमंत्री रिस्पॉन्सिबल होंगे। ये तो नहीं है कि अभी प्रधानमंत्री बन गए हैं तो चलो यार अभी तो थोड़ा पार्टी करके आते हैं, चिल मार के आते हैं, काम करेंगे अगले साल, दूसरा साल, पांचवा साल, वो नहीं। रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अगर कोई प्रधानमंत्री बना है तो तुरंत वो देखेगा कि हमारे देश में क्या क्या प्रॉब्लम आ गया है, तो उस प्रॉब्लम को ठीक करेगा, अपना कर्तव्य निभाएगा, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा। उसी तरह से कंपनी का गवर्नेंस में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ा मैटर करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है कोई भी चीज को लेकर के। लास्ट है अकाउंटेबिलिटी। अगर देश डूब गया तो प्रधानमंत्री आके निकलेंगे ना कि हाँ अकाउंटेबिलिटी हम लेते हैं, हम आंसरेबल हैं, मेरे से गलती शायद हुआ है तो हम इसको ठीक भी करेंगे। उसी तरह से कॉर्पोरेट गवर्नेंस में भी अगर कोई इशू होता है तो वहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अकाउंटेबिलिटी शो करते हैं, मतलब वो अकाउंटेबल होते हैं, वो आंसरेबल होते हैं। उनसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, उसको आंसर देना पड़ेगा। जैसे देश में कुछ गड़बड़ हुआ तो आप प्रधानमंत्री मोदी से सवाल तो पूछ सकते हैं। तो उसी हिसाब से कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या होता है, कंपनी के गवर्नेंस में क्या होता है, आप कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से सवाल पूछ सकते हैं और उसको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल्स है जिसके आधार पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस आया था। बोला था कि फेयरनेस होना चाहिए, सबको इक्वली कंसिडर करना चाहिए, जो भी आप चीज करते हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना चाहिए, रिस्क आइडेंटिफाई करके रिस्क को मैनेज करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना पड़ेगा और अकाउंटेबल भी रहना पड़ेगा। ये सब कुछ प्रिंसिपल्स है। ठीक है, अब है पार्टिसिपेंट्स कि कौन कौन है जो कि भाग लेता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। शेयर होल्डर, शेयर होल्डर के लिए तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस किया जा रहा है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को ठीक से मेंटेन करेगा। मैनेजमेंट जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर ही आता है। फाइनेंशियल मार्केट बहुत मदद करता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, आगे हम लोग देखेंगे। सोसाइटी बहुत मदद करता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, क्योंकि अगर सोसाइटी चाह लिया कि इस कंपनी को हम लोग ग्रो करेंगे तो ग्रो करवाएगा, अगर चाह लिया कि कंपनी को ग्रो नहीं करवाना है तो कंपनी को बॉयकॉट कर देगा, तो कंपनी डूब जाएगा, है ना। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस मेंटेन करने के लिए सोसाइटी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, अभी हम लोग देखेंगे ही आगे। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बहुत सारा रूल्स रेगुलेशन लेकर के आ जाएगा, उसमें क्या हुआ कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो हो जाएगा। तो पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का? शेयर होल्डर जिसके लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस करेगा, मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ही एक भाग है, फाइनेंशियल मार्केट कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, सोसाइटी भी रोल प्ले करता है और गवर्नमेंट भी रोल प्ले करता है। कैसे प्ले करता है वो हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है, अब देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस। वो कौन कौन सा फैक्टर है, वो कौन कौन सा बात है जो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे फर्क पड़ाता है, वो कौन कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से कॉर्पोरेट गवर्नेंस सही होगा या गलत होगा। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस सही होगा या गलत होगा ये किस बात पे निर्भर करता है, उसको बोलते हैं फैक्टर्स। तो वो कौन कौन सा फैक्टर है जिस पर डिपेंड करता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस सही होगा या नहीं होगा। वो फैक्टर्स को भी हम लोग अभी देख लेते हैं। सबसे पहला फैक्टर है ओनरशिप स्ट्रक्चर। थोड़ा बड़ा कर देते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए, फिर से एग्जांपल देते हैं मोदी जी का। अगर मान लीजिए कि मोदी साहब के पास पूरा पावर है, पूरा पावर है मतलब कि फुल मेजोरिटी है, वो किसी से नहीं डरते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं हमारे देश के साथ। समझे, अगर एक आदमी के पास पूरा पावर आ गया ना तो वो कुछ भी कर सकता है।
उतना दिमाग नहीं लगाएगा, सब कुछ अपने से मेंटेन करने लगेगा, सब कुछ अपने से करने लगेगा, मनमानी करने लगेगा। तो अगर मालिक बहुत कम जन है, मान लो 4 जन ही मालिक है, तो ये 4 जन क्या करेगा, सबको खरीद लेगा और काम अपने लिए करवाएगा, जनता जाए भाड़ में और सब ये काम करेगा अपने। तो ओनरशिप स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। अगर ओनरशिप कुछ ही लोगों के पास है, तब बढ़िया से कॉर्पोरेट गवर्नेंस या फिर कंट्री गवर्नेंस होने से रहा। अगर मान लीजिए कि हम और मेरा दोस्त मिलकर एक कंपनी बनाए हैं, उस कंपनी में सबसे पैसा लिए हैं, शेयर होल्डर से पैसा लिए हैं, ठीक है, इन्वेस्टर्स लोगों से पैसा लिए हैं और बोले हैं कि हम लोग बहुत ग्रो करेंगे, ठीक है, ऐसा बोल दिए सबको। और हम लोग अपना कंपनी में मीटिंग कर रहे हैं और अपना दोस्त के साथ मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि वही मालिक है और हम ही मालिक है, दो ही कोई मालिक है। हम उसको बोले कि देखो भाई, एक काम करते हैं, शेयर मार्केट में घपला कर देते हैं। कैसे घपला करेंगे? एक काम करते हैं, जो हम लोग अकाउंट्स दिखाते हैं ना, अकाउंट्स में लिख देते हैं कि हम लोग का प्रॉफिट है ना 10 करोड़ हुआ है। आदमी लोग देखेगा कि 10 करोड़ प्रॉफिट हो गया है, तो हम लोग का शेयर प्राइस बढ़ जाएगा। शेयर प्राइस बढ़ जाएगा ना, तो हम लोग घपलाबाजी कर देंगे। तो ऐसे करने लगा, 2 जन मिला हुआ है। और अगर मान लीजिए कि 1000 गो मेंबर है, 1000 गो ओनर है, तो 1000 गो ओनर है, तो डिसीजन तो 1000 आदमी के बोलने के बाद होगा। 2 आदमी मिलकर डिसीजन नहीं ले पाएंगे, 2 आदमी मिलकर डिसीजन नहीं ले पाएंगे, तो फ्रॉड होने का चांसेस कम हो जाएगा, यानी कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस ठीक से हो पाएगा। तो ओनरशिप स्ट्रक्चर बहुत मायने रखता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस सही होगा या नहीं होगा उस पर। दूसरा है एक्सटेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। अगर मान लीजिए कि हम अपना कंपनी को ठीक से गवर्न नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा कि मेरा प्रॉफिट अच्छा नहीं होगा। तो मेरा प्रॉफिट अच्छा नहीं होगा, और अगर मेरा फाइनेंशियल मार्केट अच्छा है, डेवलप्ड फाइनेंशियल मार्केट में क्या होगा, मेरा प्रॉफिट देख करके या तो मेरा कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा। अगर मेरा कंपनी का गवर्नेंस अच्छा नहीं है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा नहीं है, तो प्रॉफिट भी कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो मार्केट प्राइस भी कम होगा। तो मार्केट प्राइस अगर कम होगा, तो हम जो मालिक है या फिर हम जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, वो सोचेंगे यार मेरा कंपनी का तो बेइज्जती हो रहा है, फाइनेंशियल मार्केट में मेरा कंपनी का शेयर प्राइस गिर गया है, बहुत बेइज्जती हो रहा है, अब से हम लोग बहुत काम करेंगे, सारा सिस्टम, सारा रूल, सारा प्रोसीजर ठीक कर देंगे और हम लोग अगले साल प्रॉफिट लाएंगे। अगले साल प्रॉफिट लाएंगे तो फिर से मार्केट में हमारा इज्जत बना रहेगा। तो यहाँ पर अगर आपका फाइनेंशियल मार्केट ग्रोथ है, डेवलप्ड है, अगर फाइनेंशियल मार्केट डेवलप्ड है, तो क्या होगा, शेयर प्राइसेस ऊपर नीचे होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस सही हो जाएगा। तो इसीलिए बोलता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस सही होगा या नहीं होगा, वो डिपेंड करता है कि आपका फाइनेंशियल मार्केट किस तरह का डेवलप्ड है, स्टॉक मार्केट किस तरह का डेवलप्ड है, ठीक है। तीसरा चीज जो इफेक्ट डालता है वो है पॉलिसीज एंड लॉ ऑफ कंट्री। जैसे मान लीजिए कि हमारा देश में कंपनी के लिए कोई लॉ नहीं है, एग्जाम्पल के लिए, ऐसे तो कंपनीज एक्ट है, मान लीजिए कि कंपनीज एक्ट ना रहा, तो क्या होगा, कोई रूल नहीं है, कोई लॉ नहीं है, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या होगा, कुछ नहीं होगा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो अपना फायदा करेगा, खाली पैसा लूटेगा, कंपनी का पैसा लूटेगा, रिजाइन मार देगा, कंपनी का पैसा लूटेगा, रिजाइन मार देगा। हम भी मैनेजर बन के आएंगे, हम भी पैसा लूटेंगे, भाग जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, कंपनी ठीक से गवर्न हो पाएगा, कंपनी ठीक से गवर्न नहीं हो पाएगा, कंपनी अच्छा से गवर्न नहीं हो पाएगा तो चलेगा नहीं और डूब जाएगा। तो डूब जाएगा तो स्टेक होल्डर का नुकसान। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस सही होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करता है कंट्री का क्या लॉ है, क्या पॉलिसीज है। अब है कॉम्पिटेंसी ऑफ बोर्ड। अगर मान लीजिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है, जो मैनेजर है, जो कंपनी को चला रहा है, वही काबिल नहीं है, उसको चलाना ही नहीं आता है, तो खाक चलाएगा। मान लीजिए कि कल हम ऐसा प्रधानमंत्री को बना दिए, ऐसा आदमी को प्रधानमंत्री बना दिए जिसको कुछ भी आइडिया नहीं है, उसको मालूम ही नहीं है कुछ कि हमारे देश में क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं मालूम है, और वो कुछ भी पढ़ा लिखा भी नहीं है, हाँ, ना ही वो देश दुनिया कभी देखा है, बच्चा है, बच्चा को बना दिए हैं हम लोग प्रधानमंत्री, तो क्या हैंडल करेगा, वो काबिल ही नहीं है। तो वही बात है कि कंपनी को भी हैंडल करने के लिए, कंपनी को ठीक से गवर्न करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो काबिल होना चाहिए। तो काबिलियत नहीं रहेगा तो कहां से चला पाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काबिलियत भी डिपेंड करता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करता है कॉम्पिटेंसी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काबिलियत पर भी। उसके बाद है इफेक्टिव ऑडिट कमेटी एंड इंडिपेंडेंट ऑडिटर। कंपनी एक साल में जो भी काम करता है, प्रॉफिट कमाता है, तो वो बैलेंस शीट में लिखता है, एक तरफ एसेट लिखता है, एक तरफ लायबिलिटी लिखता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखता है प्रॉफिट कितना हुआ या लॉस कितना हुआ। इस चीज को ना वेरीफाई करता है एक ऑडिटर, इंडिपेंडेंट ऑडिटर, जो सीए वगैरह होता है ना, वो ऑडिट करता है। और वो ऑडिट करता है मतलब कि एक बार चेक करता है
कि ये जो बोल रहा है कितना प्रॉफिट हुआ है ये सही है या गलत है, ये वेरीफाई करता है। अगर इंडिपेंडेंट ऑडिटर बोल रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी ये लोग दिखाया है ये ठीक दिखाया है, गलत नहीं दिखाया है, जो भी एसेट लायबिलिटी ये लोग शो कर रहा है ये लोग ठीक शो कर रहा है, कुछ गड़बड़ नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो जनता है उस पर भरोसा होगा, जनता को भरोसा होगा कि नहीं ये कंपनी ठीक काम कर रहा है, समझे। तो इंडिपेंडेंट ऑडिटर बढ़िया होना चाहिए तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा होगा। तो ऑडिट कमेटी और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अच्छा है तो उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा होगा, है ना। अगला है एक्सटेंट ऑफ कमिटमेंट टुवर्ड्स सोशल वेलफेयर एंड सीएसआर। मान लीजिए कि कोई कंपनी देश के लिए काम करता है, जैसे कि टाटा, टाटा देश के लिए काम करता है, बहुत सारा सीएसआर करता है, सीएसआर हम लोग पढ़ेंगे, देश के लिए काम करता है, बहुत सारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम करता है, देश में क्या बोलते हैं डोनेशन बहुत देता है। टाटा का एग्जांपल ले लीजिए, रतन टाटा का जो टाटा कंपनी है वो बहुत सारा देश में अच्छा अच्छा काम करता है, तो अच्छा काम करता है जिसका मतलब उसका प्रोसेस भी अच्छा होगा, वो फ्रॉड का किस्म का आदमी नहीं होगा। और जो टाटा है उस पर आप कभी सोच सकते हैं कि वो फ्रॉड करेगा, नहीं ना करेगा। तो जो अच्छा काम करता है उससे ये मालूम चल जाता है कि वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी अच्छा करता होगा। तो इस पे भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह का आदमी है, किस तरह का कमिटमेंट है उसका देश के प्रति, समझे। इसीलिए कहते हैं एक्सटेंट ऑफ कमिटमेंट टुवर्ड्स सोशल वेलफेयर एंड सीएसआर। फिर अगला है मीडिया एंड सोसाइटी प्रेशर एंड इन्वेस्टर्स अवेयरनेस। मान लीजिए कि एक कंपनी है एबीसी, वो फ्रॉड कर रहा है, ठीक है, और हमारे देश में सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है कि वो उस फ्रॉड को पकड़ लिया, अरे तो स्कैम कर रहा है, ये तो फिरकी ले रहा है, हाँ, और वो आ गया इंस्टाग्राम में, रील्स में आ गया, इंस्टाग्राम रील्स में वायरल हो गया, तो क्या होगा कि एबीसी कंपनी पे इज्जत पे बात आ जाएगा कि एबीसी कंपनी फ्रॉड कर रहा है, तो फटाक से ये फ्रॉड को रोक लेगा और सब कुछ ठीक से गवर्न करने लगेगा, कंपनी को बचा लेगा। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस सही से होगा या नहीं होगा ये किस पर डिपेंड किया, मीडिया पर डिपेंड किया या सोसाइटी का प्रेशर पर डिपेंड किया, समझे। तो हम लोग देख लेंगे किस चीज बातों पर डिपेंड कर रहा है एक कंपनी का गवर्नेंस, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या देखेंगे, अब हम लोग देखते हैं फायदा क्या होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, ये भी देख लेते हैं, ठीक। नहीं, पहले देखते हैं चैलेंजेस टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अभी हम लोग देखें कि क्या क्या चीज से फर्क पड़ता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा होगा या नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा नहीं हो पा रहा है, उसका क्या रीजन है, चैलेंज क्या क्या है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, ठीक है। तो क्या क्या चैलेंज है, सबसे पहला चैलेंज है सिलेक्शन प्रोसीजर एंड टर्म ऑफ बोर्ड। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है यानी कि प्रधानमंत्री है, कंपनी का प्रधानमंत्री है, जो सब कुछ हैंडल कर रहा है, काम हैंडल कर रहा है, सिस्टम है, रेगुलेशन है, रूल्स है, सब कुछ वही मैनेज कर रहा है, वही पूरा ऑपरेशन देख रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काबिल होना चाहिए ना, तो काबिल होना चाहिए, ये कैसे डिसाइड होगा, उससे पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, काबिल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है ये तो आपको जानना पड़ेगा। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपको बढ़िया से चुनना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही सब कुछ करता है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितना साल तक रहेगा, उसका टर्म क्या रहेगा ये भी आपको पता रहना चाहिए। मान लीजिए कि आप अंधाधुन किसी को भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेलेक्ट कर ले रहे हैं, आपका सिलेक्शन का कोई प्रोसीजर नहीं है, अंधाधुन आपको जो मिल रहा है उसी को आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना दे रहे हैं, उससे क्या होगा, आप बना दीजिएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काबिल नहीं रहेगा तो वो पूरा आपका गंडोगोल कर देगा, आपका कंपनी का माँ बहन कर देगा, तो आप मुश्किल पड़ जाइएगा, है ना। इसीलिए सिलेक्शन प्रोसीजर जरूरी होता है। और अक्सर क्या होता है ना, सिलेक्शन प्रोसीजर में मात खा जाता है इंडिया का कंपनी। इंडिया का कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जानता है कैसे सेलेक्ट करता है, बस ऐसे ही बोलता है कि अरे वो आदमी ठीक है उसको बना दो ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो उस कंपनी में भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था इसको यहाँ लगा दो, और चेक नहीं करता है कि कैसा है कैसा नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं करता है, बस बना दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। या फिर मेरा दोस्त है चलो उसको बना दो, ये मेरा कंपनी है, ये मेरा बहुत पुराना रिश्तेदार है उसको बना दो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ऐसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंडिया में सेट हो जाता है, और जिसके वजह से क्या होगा कि कंपनी बढ़िया चलेगा, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही काबिल नहीं है तो कंपनी क्या खाक चलेगा। इसीलिए सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत बड़ा चैलेंज है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, समझे। और टर्म ऑफ बोर्ड, टर्म ऑफ बोर्ड क्या मतलब कि देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना दिया है, सालों साल तक वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, और बैठ बैठ के कुछ काम नहीं कर रहा है, जो बस हो रहा है तो देख रहा है, समझे। तो टर्म ऑफ बोर्ड भी मैटर करता है कितना साल के लिए वो है, ठीक है। अब अगला है परफॉर्मेंस इवेल्युएशन ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर लोग का परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए ना सेबी जो है, जो फाइनेंशियल मार्केट या फिर कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है, जैसे बैंकिंग का रेगुलेटर कौन है, आरबीआई,
वैसे ही कैपिटल मार्केट का, स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर है सेबी। तो सेबी गाइडेंस नोट इशू किया है। गाइडेंस नोट में बताया है कि एक डायरेक्टर को आप किस तरह से टेस्ट कर सकते हैं, किस तरह से इवेल्युएट कर सकते हैं, उसका परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकते हैं। तो परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए सेबी ने गाइडेंस नोट दिया है। लेकिन होता क्या है कि जो कंपनी है, इंडिया का कंपनी, वो इवेल्युएट तो कर लेता है, फिर देखता है कि अरे यार इवेल्युएशन करने से तो गड़बड़ हो रहा है, इतना काबिल तो है नहीं हम लोग का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो कर लेता है इवेल्युएशन, लेकिन इस इवेल्युएशन को पब्लिक नहीं करता है। मतलब पब्लिक में बताता नहीं है कि हम इवेल्युएशन कर लिए हैं और इतना कम नंबर आया है। अगर देखेगा कि डायरेक्टर फेल हो जा रहा है इवेल्युएशन में, तो क्या बताएगा देश को कि देखो मेरा डायरेक्टर फेल हो गया है। हाँ, तो क्या होगा, कंपनी का बदनामी होगा। इसीलिए इवेल्युएशन तो कर लेता है, टेस्ट तो कर लेता है परफॉर्मेंस का, लेकिन उसको पब्लिक नहीं करता है। तो ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। तीसरा चैलेंज क्या है? मिसिंग इंडिपेंडेंस ऑफ द डायरेक्टर। देखिए, डायरेक्टर जो कि कंपनी को चलाने वाला है, इसको अपॉइंट कौन करता है? जो मालिक है, जो प्रमोटर है, समझे, प्रमोटर ही इसको ये कर रहा है, अपॉइंट कर रहा है। तो ये तो प्रमोटर के लिए काम करेगा ना, ये सारा स्टेक होल्डर के लिए थोड़ी काम करेगा, शेयर होल्डर के लिए थोड़ी काम करेगा। जो एक आध को बड़ा बड़ा प्रमोटर है, वो बड़ा बड़ा प्रमोटर के लिए काम करेगा, और बड़ा बड़ा प्रमोटर के लिए काम करेगा तो ये सही से काम करेगा नहीं करेगा डाउट में आ जाएगा। इसीलिए क्या होता है कि डायरेक्टर का इंडिपेंडेंस मिसिंग रहता है, जिसकी वजह से गवर्नेंस अच्छा ना होने का डाउट क्रिएट हो जाता है, समझे। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है। फिर रिमूवल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। देखिए, हमारे देश में रूल है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कुछ डायरेक्टर आप बना रहे हैं तो बना लीजिए अपने कंपनी में, लेकिन कुछ डायरेक्टर जो है ना वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट का मतलब कि वो आपका कंपनी का नहीं होना चाहिए, कंपनी से कुछ भी मैटर नहीं करता है, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। उसका एक्सपीरियंस अच्छा है, हाँ, वो बहुत जगह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बन चुका है, बहुत सारी चीजों को देख देख लिया है। तो कुछ कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना पड़ता है किसी भी कंपनी में, जो कि शेयर होल्डर लोग के लिए काम करता है, शेयर होल्डर का पक्ष रखता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखा है जो कि प्रमोटर का बात नहीं सुनता है, क्योंकि ये जो डायरेक्टर है तो प्रमोटर का बात सुनता था ना, तो आपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखा जो प्रमोटर का बात नहीं सुनता है, वो शेयर होल्डर का बात सुनता है। ठीक है, तो आपने ऐसा रख दिया। लेकिन क्या है ना कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को आप हटा भी सकते हैं, प्रमोटर के पास इतना पावर है कि इसको हटा दे और तुरंत हटा दे, उतना भी दिक्कत नहीं है। तो आसानी से अगर हटा देगा तो क्या इंडिपेंडेंस रहेगा? इंडिपेंडेंस तो रहेगा ही नहीं। ये कुछ भी गलत बोलना चाहेगा प्रमोटर के खिलाफ, प्रमोटर बोलेगा भाग यहाँ से, तुमको मेरा कंपनी में हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, ये तो चैलेंज है कि आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो इतना काम का चीज है उसको आराम से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, दूध में मक्खी जैसा आप हटा सकते हैं समझे। तो ऐसा कर सकते हैं, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर ट्रांसपेरेंसी एंड डेटा प्रोटेक्शन। अब ट्रांसपेरेंसी में ना एक लोचा है। मान लीजिए कि कोका कोला कंपनी है, ठीक है, तो कोका कोला कंपनी जो है ये अपना मिक्सचर बनाया है जिससे ये कोका कोला बनाता है, ठीक है, जिससे ये कोका कोला बनाता है। ठीक है, मान लीजिए अब ये मिक्सचर है, अब इस मिक्सचर को ट्रांसपेरेंट तो नहीं कर सकता ना, सबको तो बता नहीं सकता कि हम किस प्रोसेस से बनाते हैं। अगर ये प्रोसेस से बना देगा तो इसका इंपॉर्टेंट डेटा तो उड़ जाएगा ना, जो डेटा इसका फायदा कर सकता है वो डेटा तो उड़ जाएगा ना, तो मुश्किल हो जाएगा, तब तो ये प्रॉफिट कभी नहीं कमा पाएगा ये अपना कंपनी कोका कोला। तो ये भी एक इशू है ट्रांसपेरेंसी का, एक चैलेंज है। अगला चैलेंज है इन्वायरमेंट ऑफ मिसट्रस्ट। क्या होता है कि बहुत अभी कुछ दिनों में क्या हुआ है ना, कुछ दिनों में नहीं कुछ सालों में कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड बहुत सारा फ्रॉड हुआ है। कौन कौन सा फ्रॉड हुआ है यहाँ देखिए। सत्यम कंप्यूटर का फ्रॉड हुआ है, ILFS का फ्रॉड हुआ है, यस बैंक का फ्रॉड हुआ है, PNB स्कैम हुआ है, और इसको भी हटा दीजिए। तो ये सब का फ्रॉड हुआ है। तो ये सब फ्रॉड इतना हुआ है ना कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ये चैलेंज है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद अगर इतना फ्रॉड हो रहा है तो इसका मतलब कि भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो ये मिसट्रस्ट आ गया है लोगों में। तो ये भी एक चैलेंज है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। फिर है इनएडिक्वेट मॉनिटरिंग एंड रिस्पांस फेलियर बाय रेगुलेटरी अथॉरिटीज। हम लोग कहते हैं कि जो सेबी है रेगुलेटर स्टॉक मार्केट का, तो स्टॉक मार्केट में जितना भी कंपनी है सबका एक तरह से कहीं मालिक सेबी है। जैसे बैंकों में कुछ गड़बड़ होगा तो आप RBI को दोष दीजिएगा ना, वैसे कोई कंपनी में गड़बड़ हो रहा है तो उसमें दोष किसको दीजिएगा? सेबी को, कि सेबी ही ठीक से मॉनिटर नहीं किया है, उसका ही रिस्पॉन्स फेलियर है। तो ठीक से अगर मॉनिटर नहीं करेगा सेबी, ठीक से अगर रिस्पॉन्स नहीं देगा
तो कंपनी तो डूब जाएगा ना। तो ठीक से मॉनिटर नहीं करना, ये भी एक चैलेंज है। इतना सारा जो हमारा फ्रॉड हुआ है, के भी क्या कर रहा था उस समय? इसका मतलब कि आपका मॉनिटरिंग जो है वो इनएडिक्वेट है, ठीक मॉनिटरिंग नहीं है, रिस्पॉन्स फेलियर है, समझे? तो ये भी एक चैलेंज है। फिर है लैक ऑफ सक्सेशन प्लानिंग एंड कैपिटल एलोकेशन मैकेनिज्म। क्या होता है ना कि आपने देखा होगा कि इन्फोसिस का जो डायरेक्टर थे नारायण मूर्ति, बहुत अच्छे डायरेक्टर थे। वो इन्फोसिस को कितना बड़ा कंपनी बना दिए, लेकिन वो जब निकले तो उसी उसी प्रकार का कोई आया आदमी, जो उतना उसी टाइप का कोई डायरेक्टर आया जो उसी तरह का ग्रोथ और दे पाए? नहीं। एग्जाम्पल के लिए जैसे एम एस धोनी गया, एम एस धोनी गया, तो क्या एम एस धोनी के जैसा ही कोई लीडर हम लोग बना पाए? हाँ, बना पाए। जैसे विराट कोहली हो गया या फिर रोहित शर्मा हुआ, बना पाए। अब रोहित शर्मा चला जाएगा तो उसी तरह का कोई हम लोग बना पाएंगे लीडर? उसी को कहते हैं सक्सेशन प्लानिंग। क्या आप सक्सेशन प्लानिंग कर रहे हैं? तो बहुत सारा में क्या होता है ना, बहुत सारा कंपनी में जो फाउंडिंग मेंबर होता है वो तो अच्छा रहता है, लेकिन उसके बाद जो भी डायरेक्टर बनता है उसमें उतना काबिलियत नहीं रहता है। तो ये भी एक चैलेंज है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, कंपनी को ठीक से गवर्न करने का, समझे? बेनिफिट्स एक बार देख लेते हैं। बेनिफिट शुरुआत में ही देख लेना चाहिए था। बेनिफिट्स में क्या क्या बेनिफिट्स देख लेते हैं। अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा होगा तो रूल्स कंट्रोल्स जो है वो ट्रांसपेरेंट होगा, सबको मालूम चलेगा कितना अच्छा रूल्स है या नहीं है ना? ट्रस्ट विद स्टेक होल्डर। अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा होगा, आप कंपनी को ठीक से मैनेज कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा तो शेयर प्राइस बढ़ेगा, राइजिंग शेयर प्राइस। और शेयर प्राइस बढ़ेगा तो जो इन्वेस्टर लोग हैं उसमें आएगा बिलीफ, उसमें आएगा ट्रस्ट, समझे? और अगर प्रॉफिट कमा रहा है तो इसका मतलब है कि कंपनी डूबने का चांस कम है। कंपनी अगर प्रॉफिट कमाएगा तो क्या होगा? शेयर प्राइस बढ़ जाएगा, आगे फाइनेंशियल लॉस करने का प्रोबेबिलिटी घट जाएगा। अगर आपका प्रॉफिट है तो आप पैसा और उठा सकते हैं, आप पैसा भी उठा पाइएगा, लॉन्ग टर्म में आपका प्रोस्पेरिटी मिलेगा। तो क्या क्या फायदा हुआ? अगर कंपनी अच्छा से ग्रो करेगा तो क्या क्या फायदा होगा? सबसे पहले तो प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होगा तो शेयर प्राइस बढ़ जाएगा, और प्रॉफिट होगा तो इसका मतलब लॉस नहीं होगा। और अगर आपका प्रॉफिट है तो बैंक से आपको लोन मिलेगा या फिर आप जनता से फंड रेज कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में फायदा होगा। स्टेक होल्डर का आप ट्रस्ट जीतेंगे, और रूल्स एंड कंट्रोल्स ट्रांसपेरेंट होगा तो सबका फायदा होगा। ठीक है, तो ये हो गया फायदा। मेजर स्कैम, क्या क्या मेजर स्कैम है इसको भी देख ले क्या? एक बार देख लेते हैं, शॉर्ट में समझ लेते हैं। अगर आपको डिस्क्रिप्टिव में मिल जाए तो आप ये सब मेजर स्कैम एक बार लिख देना, है ना? ये लास्ट वाला को हटा देना, एक गलती से मैंने डाल दिया है, इसको भी कोट नहीं करना। तो ये 4 स्कैम है, इस 4 को आप कोट कर सकते हैं एग्जाम में भी, ठीक है? तो पहला वाला को देखते हैं, सत्यम कंप्यूटर को। यहाँ पर क्या हुआ था सत्यम कंप्यूटर में, यहाँ पर देखते हैं सत्यम कंप्यूटर का। तो सत्यम कंप्यूटर में क्या फ्रॉड हुआ समझते हैं। सत्यम कंप्यूटर का ये बैलेंस शीट था, ठीक है? बैलेंस शीट में दिखा रहा था कि एसेट जो है बहुत ज्यादा है, अथाह एसेट्स है, बहुत ज्यादा एसेट्स है, एसेट भी ज्यादा है और प्रॉफिट भी ज्यादा है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा था, समझे? ये चीज जब मार्केट में आया न्यूज, तो मार्केट में शेयर प्राइस बढ़ गया, एकदम शेयर प्राइस पर बढ़ गया। लेकिन अल्टीमेटली ये मालूम चला कि ये सब कुछ नहीं है, ये तो भकलोल कंपनी है, कुछ एसेट फसेट नहीं है और कुछ भी इसका प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तब जब मार्केट में ये मालूम चला कि तो भकलोल कंपनी है, तो शेयर प्राइस गिर गया, और शेयर प्राइस गिर गया तो बहुत लोगों का पैसा डूब गया, इंसान का पैसा डूब गया, बहुत सारा इंसान का। तो यहाँ पर क्या फ्रॉड हुआ मालूम है? चलिए, ये फ्रॉड किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था वो फ्रॉड कर रहा था यहाँ पर। लेकिन ऑडिटर क्या कर रहा था? ऑडिटर तो यहाँ पर चेक करता है ना, बिना ऑडिटर का चेकिंग का मार्केट में नहीं जा सकता है इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन ऑडिटर चेक करता है। तो यहाँ पर फ्रॉड कौन किया? ऑडिटर भी किया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी किया, ये था फ्रॉड। और पिसाया कौन? नॉर्मल इंसान जो स्टॉक मार्केट में है, शेयर प्राइस पे डूब गया, बहुत आदमी इसमें मरा भी, खुदकुशी किया, समझे? ये था सत्यम कंप्यूटर का ये फ्रॉड। अब देखते हैं आईएलएफएस का फ्रॉड। आईएलएफएस फ्रॉड, इसमें क्या हुआ था? देखिए, ये जो कंपनी है ना आईएलएफएस, ये कंपनी में एलआईसी शेयर होल्डर था, एसबीआई शेयर होल्डर था। तो जिस कंपनी का शेयर होल्डर इतना बड़ा बड़ा कंपनी हो, वो कंपनी तो सुनने में लगता है कि कितना बड़ा कंपनी होगा, तो ये कंपनी इसका फायदा उठाया और गया लोन लिया, मार्केट से पैसा उठाया, बहुत सारा बैंक से पैसा उठाया, और अप्रोक्सीमेटली
1 लाख करोड़ का पैसा उठा लिया, 1 लाख करोड़ का लोन ले लिया, 1 लाख करोड़ का लोन लिया और चुकता नहीं कर पाया, लोन को डिफॉल्ट कर दिया। समझे, ये लोन को डिफॉल्ट कर दिया। ये बहुत बड़ा कंपनी माना जाता था, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी था, और इतना पैसा ये डुबा दिया। तो अब हम लोग अगला फ्रॉड देख रहे हैं यस बैंक का। यस बैंक का फ्रॉड क्या है? यस बैंक का फ्रॉड राणा कपूर किया था, जो इसका को फाउंडर है। यस बैंक का जो को फाउंडर है राणा कपूर। मुझको राणा जी माफ करना, गलती यस बैंक से हो गई। राणा कपूर, राणा मुखर्जी लिख रहा हूं मैं, रानी मुखर्जी होता है ना, राणा कपूर। तो ये क्या किया था, आप देखिए, इसको आरके कहते हैं। हाँ, आरके क्या किया, डीएचएफएल के पास गया, डीएचएफएल नाम का एक कंपनी था, और डीएचएफएल को बोला कि तुम अपना डिवेंचर हमको बेच दो। डिवेंचर मतलब होता है एक तरह का लोन। तो डिवेंचर ये बेच दिया, जिसके बदले में आरके जो है वो 600 करोड़ दे दिया। 600 करोड़ दिया, ये आरके दिया, लेकिन किसका नाम पे? यस बैंक का नाम पे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं नाम क्या है कि यस बैंक दिया। तो यस बैंक दिया 600 करोड़ डीएचएफएल को। अब डीएचएफएल क्या किया, राणा कपूर को लोन दे दिया, यही पैसा, यही 600 करोड़ लोन दे दिया। और इसके बदले में डीएचएफएल क्या किया, क्या बोलते, कोलेटरल लिया 40 करोड़ का। 40 करोड़ का कोलेटरल लेकर के 600 करोड़ का लोन दे दिया है डीएचएफएल। देखिए, तो यस बैंक का जो पैसा था वो कहाँ गया? पहले डीएचएफएल में गया 600 करोड़, और डीएचएफएल से राणा कपूर अपने पास ले लिया। डायरेक्टली ले लेता अपना कंपनी से तो फंस जाता ना, तो क्या किया, ये इनडायरेक्टली लिया, ये अपना दोस्त को दिया, और दोस्त को बोला तुम दे देना साइड से, समझे, तो वो साइड से ले लिया। उसके बाद इतना तक नहीं रुका, और यस बैंक से भी एक लोन दिलवाया। ये लोन दिलवाया अपना दोस्त को, वाधवन को, समझे, वाधवन को ये लोन दिलवाया, और वाधवन से भी ये पैसा फिर घुरा करके ले लिया। तो वाधवन को ये 750 करोड़ का लोन दिलवाया। सोचिए, तो 750 करोड़ और 600 करोड़, इतना तो घपला कर दिया ये राणा जी। इसीलिए बोलते हैं मुझको राणा जी माफ करना, 2-4 थप्पड़ तो मैं लगाऊंगा, है ना। देश बोल रहा है ऐसा, मैं नहीं बोल रहा। तो पता चला मुझे मैसेज आ गया कि कल का सूरज देखना है कि नहीं देखना है। अब पीएनबी फ्रॉड के बारे में क्या ही बोलूं। पीएनबी फ्रॉड, पंजाब नेशनल बैंक को लूट लिया था। किसने लूटा? नीरव मोदी। ठीक है, ये वन ऑफ द बिगेस्ट, क्या बिगेस्ट ही है, ये सबसे बिगेस्ट फ्रॉड है बैंकिंग हिस्ट्री में। बैंकिंग हिस्ट्री का बिगेस्ट फ्रॉड है, समझे। इसमें क्या हुआ था, ये कहानी मैं आपको सुनाऊंगा तो 1 घंटा और लग जाएगा, लेकिन आप समझ लीजिए कि ये फ्रॉड हुआ कैसे। फ्रॉड नहीं होता अगर ऑडिटर अच्छा रहता, लेकिन इसमें जो ऑडिट कमेटी था, पीएनबी का जो ऑडिट कमेटी था, पंजाब नेशनल बैंक का जो ऑडिट कमेटी था, ये ऑडिट कमेटी के पास कुछ नॉलेज नहीं था अकाउंटिंग का और फाइनेंस का। तो जो आदमी को अकाउंटिंग चेक करना है, फाइनेंस चेक करना है, उसको फाइनेंस और अकाउंटिंग ही नहीं आता है। तो बताइए, तो वो घंटा फ्रॉड बचाएगा, फ्रॉड रोकेगा। और इसकी वजह से क्या हुआ कि पीएनबी का फ्रॉड हुआ। पीएनबी का फ्रॉड को आप कहीं पर किसी वीडियो में देख लेना, ठीक है। अगर आप मुझको बोलोगे तो मैं पीएनबी का फ्रॉड अलग से लेके आऊंगा, क्योंकि ठीक है, इंपॉर्टेंट तो है, और वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रॉड है इंडिया का, वो भी बैंकिंग सेक्टर का, तो इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन मैं समझाऊंगा तो 1 घंटा और लग जाएगा। तो इसीलिए आप कहीं और से देख लेना, ठीक है। अदरवाइज आप बोलोगे तो मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने सब कुछ देख लिया, तो ये चार्ट को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में मुझे लगता है कि 6 या 7 चार्ट लेकर के आऊंगा, 6 या 7 चार्ट लेकर के आऊंगा, लेकिन यहाँ से आपको फिर कहीं दोबारा कहीं दूसरा जगह देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। सिंपल है, इसको अगर मैं समराइज करूं तो समराइज करते हैं। तो चलिए गाइज, अब हम लोग करते हैं समराइज। तो चलिए गाइज, इस चार्ट को हम लोग समराइज करते हैं। सबसे पहले आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस को भूल जाइए 2 मिनट के लिए, और सोचिए कंट्री गवर्नेंस। देश को हम लोग को गवर्न करना है, देश को हम लोग को चलाना है। तो देश को चलाने के लिए एक आदमी को हम लोग अपॉइंट करेंगे, जिसका नाम हम लोग रख देंगे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री क्या करेगा, जो भी सिस्टम्स है, रूल्स है, प्रोसीजर है, उसके हिसाब से देश को चलाएगा।
अगर कोई सिस्टम गड़बड़ है तो उस सिस्टम को ठीक कर देगा, कोई रूल्स में गड़बड़ है तो रूल्स को ठीक कर देगा, बाकी जो रूल्स बना हुआ है उसी पे वो देश को चलाएगा। देश अच्छा से चल रहा है या नहीं चल रहा है ये कैसे पता चलेगा? अगर देश का आदमी खुश है तो इसका मतलब देश चल रहा है, अगर देश का आदमी खुश नहीं है तो देश ठीक से नहीं चल रहा है ना। उसी प्रकार से कॉर्पोरेट गवर्नेंस या फिर कंपनी गवर्नेंस का क्या मतलब हो गया? कंपनी को ठीक से चलाना। तो कंपनी में जो भी रूल्स है, सिस्टम है, प्रोसेस है, इसको ठीक से चलाने के लिए हम लोग एक आदमी को उठाते हैं जिसका नाम होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बहुत सारा मेंबर होता है, मैनेजर होता है, उसको ही हम लोग बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ये जिम्मेदारी होता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो कंपनी को ठीक से गवर्न करे, कंपनी में जो भी सिस्टम है, प्रोसेस है, प्रिंसिपल है, उसको ठीक से कंटिन्यू करे, जिससे फायदा हो किसका? स्टेक होल्डर का। जैसे कंट्री गवर्नेंस में जनता का फायदा हो रहा था, देश का फायदा हो रहा था, वैसे यहाँ पर कंपनी गवर्नेंस में कंपनी का फायदा होगा और कंपनी का स्टेक होल्डर का फायदा होगा। कंपनी का स्टेक होल्डर कौन होता है? स्टेक होल्डर का सिंपल मीनिंग है जिसको फर्क पड़ता हो। जैसे जनता को फर्क पड़ता था ना कि देश का ग्रोथ हो या ना हो, उसी तरह से स्टेक होल्डर को फर्क पड़ता है कि कंपनी का ग्रोथ हो या ना हो। तो कंपनी का स्टेक होल्डर कौन कौन है? इंटरनल स्टेक होल्डर होता है वो जो कंपनी के अंदर होता है, जैसे कि एम्प्लॉई, शेयर होल्डर। और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर वो होता है जो कंपनी के बाहर होता है, जैसे सप्लायर, फाइनेंशियल मार्केट, समझे? उसके बाद इन्वेस्टर्स। तो स्टेक होल्डर्स के लिए, स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट के लिए कंपनी ठीक से चलना चाहिए, इसी को हम लोग कहते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डेफिनेशन दिया है, वो आप कोट करिएगा, जिसमें कहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ सेट ऑफ सिस्टम्स, प्रोसेसेस एंड प्रिंसिपल्स which ensure that a company is governed in the best interest of all stakeholders. Fundamental objective क्या है? To protect the interest of other stakeholders by improving the corporate performance and accountability. Corporate performance को बढ़ाएं और जो स्टेक होल्डर है उसको फायदा पहुंचाएं, मतलब देश को ऊपर करें और उसके जनता को फायदा पहुंचाएं। सिंपल है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो क्या क्या प्रिंसिपल है, वो क्या क्या सिद्धांत है जिस पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लाया गया है, वो सिद्धांत कौन कौन सा है? ऐसे तो बहुत सारा प्रिंसिपल है, लेकिन 5 प्रिंसिपल को हम लोग पढ़ते हैं। फेयरनेस, जो भी स्टेक होल्डर है, जितना भी स्टेक होल्डर है, सप्लायर, क्रेडिटर, समझे, उसके बाद कस्टमर, एम्प्लॉई, सबको फेयरली आपको समझना पड़ेगा, फेयरली सबके लिए डिसीजन लेना पड़ेगा। तो फेयरनेस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ट्रांसपेरेंसी, जो भी रूल्स एंड प्रोसीजर आप अपने कंपनी में लाते हैं तो वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ये नहीं कि आप अपने मन से किसी को भी अपॉइंट कर रहे हैं, किसी को ज्यादा पैसा दे रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए। तो ट्रांसपेरेंसी एक प्रिंसिपल है। तीसरा है रिस्क मैनेजमेंट, जो भी कंपनी को हैंडल कर रहा है, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसको रिस्क को आइडेंटिफाई करना चाहिए, रिस्क को मैनेज भी करना चाहिए। चौथा है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, जो कंपनी को चला रहा है, वो कंपनी को चलाने में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। और पांचवा है अकाउंटेबिलिटी, अगर कुछ गड़बड़ हो जाता है तो अकाउंटेबल वो बनेगा, आंसरेबल बनेगा। इसी तरह से जब देश का गवर्नेंस हो रहा था तो वहां पर भी फेयरनेस था। कैसे? कि हर जनता में, हर वर्ग को हम लोग को फेयरली समझना पड़ेगा। एक गरीब तबका है तो उसके लिए भी काम करेंगे, एक अमीर तबका है तो उसके लिए भी काम करेंगे, एक छोटा जाति है तो उसके लिए भी, बड़ा जाति है उसके लिए भी, SC ST OBC सबके लिए काम करना पड़ेगा। ट्रांसपेरेंसी होना पड़ेगा कि जो भी हम लोग अपॉइंटमेंट कर रहे हैं तो अपॉइंटमेंट ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा। उसी तरह से रिस्क मैनेजमेंट, अगर देश को कुछ दिक्कत हो रहा है तो सरकार क्या करेगा? रिस्क को खोजेगा और मैनेज करेगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। प्रधानमंत्री जो इलेक्ट होगा वो तो रिस्पॉन्सिबल होगा ना, और प्रधानमंत्री जवाबदेही भी रखता होगा, है ना। तो प्रिंसिपल होता है गवर्नेंस का, ठीक है। अब पार्टिसिपेंट्स, कौन कौन पार्टिसिपेट करता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में? तो ये कुछ नहीं है, ये आप एक बार रीड कर सकते हैं, ठीक है। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस सही होगा या नहीं होगा ये किन बातों पर डिपेंड करता है? पहला बात है ओनरशिप स्ट्रक्चर। अगर ओनरशिप कुछ हाथों में है तो फ्रॉड होने का चांसेस ज्यादा है, मतलब कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस बिगड़ने का चांसेस ज्यादा है। और ओनरशिप अगर बहुत हाथों में है तो फ्रॉड होगा नहीं, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा होगा। दूसरा है एक्सटेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। अगर आपका फाइनेंशियल मार्केट स्ट्रांग है, जैसे कि हमारे देश में NSE, BSE स्टॉक मार्केट हम लोग का स्ट्रांग है, जिसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि आपका कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा नहीं है तो वो प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा। अगर प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा तो फाइनेंशियल मार्केट में क्या होगा? शेयर प्राइस गिर जाएगा, इज्जत का फालूदा हो जाएगा, है ना, इज्जत का वाट लग जाएगा। तो फिर से आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे कि यार मेरा तो इज्जत का वाट लग गया, हम अच्छा से काम करेंगे, तो आप अगले साल अपना कॉर्पोरेट गवर्नेंस को ठीक कर लेंगे। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा होगा या नहीं होगा, फाइनेंशियल मार्केट पे भी डिपेंड किया। पॉलिसीज एंड लॉ ऑफ कंट्री, कंट्री का किस तरह का लॉ है,
उस पर भी डिपेंड करता है कॉर्पोरेट किस तरह से काम करेगा। फिर कॉम्पिटेंसी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सारा काम कॉम्पिटेंसी पे ही चल रहा है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वही तो सब कुछ हैंडल करता है, और वही काबिल नहीं है तो आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस ठीक से होगा नहीं। फिर है ऑडिट कमेटी और इंडिपेंडेंट ऑडिटर। अगर ऑडिटर ठीक से ऑडिट नहीं करेगा तो फ्रॉड होगा, जैसे कि सत्यम कंप्यूटर, ILFS, यस बैंक, PNB, ये सब हुआ। तो इस पे भी डिपेंड करता है कि इंडिपेंडेंट ऑडिटर कैसा है। फिर है कि आप सोशल वेलफेयर के लिए कितना काम करते हैं, CSR के लिए कितना काम करते हैं, इस पे भी डिपेंड करता है। अगर आप सोशल वेलफेयर और CSR के लिए अच्छा काम करते हैं तो इसका मतलब कि आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा है। एग्जाम्पल के लिए टाटा। फिर है मीडिया और सोसाइटी प्रेशर। अगर मान लीजिए आप कुछ खराब काम कर रहे हैं और थोड़ा सा भी वो लीक हो गया, तो अगर मीडिया में प्रेशर है, मतलब मीडिया या सोसाइटी में लोग अवेयर हैं और प्रेशर करते हैं, तो आपका इंस्टाग्राम में पूरा वायरल हो जाएगा कि ये कंपनी देखिए इस तरह का सामान बना रहा है, ये कंपनी देखिए इस तरह का मेडिसिन बना रहा है। तो क्या होगा कि अगर सोसाइटी प्रेशर बनाने लगेगा, मीडिया प्रेशर बनाने लगेगा, तो आपका गवर्नेंस फिर ठीक हो जाएगा, है ना। तो ये सब कुछ बातें हैं जिसपे कॉर्पोरेट गवर्नेंस निर्भर करता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का चैलेंज क्या क्या है? सिलेक्शन प्रोसीजर एंड टर्म ऑफ बोर्ड। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही सब कुछ मेंटेन कर रहा है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सच मतलब कि सही सिलेक्ट हो और सही हो, यही एक चैलेंज है। दूसरा है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ डायरेक्टर्स। सेबी ने गाइडेंस नोट दिया है जहां पर आप डायरेक्टर लोग का परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली केस में इवैल्यूएट तो करता है कंपनी, लेकिन पब्लिक नहीं करता है। अगर पब्लिक नहीं करेगा तो कैसे मालूम चलेगा कि डायरेक्टर अच्छा है या नहीं है? तो ये चैलेंज है। तीसरा चैलेंज है मिसिंग इंडिपेंडेंस ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर को अपॉइंट करने वाला होता है मालिक, अगर मालिक चाहेगा तो हटा देगा, तो डायरेक्टर ठीक से काम ही नहीं कर पाएगा। डायरेक्टर तो वही करेगा ना जो मालिक बोलेगा। अब मालिक को अगर फ्रॉड करना है तो डायरेक्टर को करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्टर का इंडिपेंडेंस खत्म हो गया। इंडिपेंडेंस खत्म हो गया इसीलिए ना लॉ में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी का कॉन्सेप्ट आया है, जिसमें होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक दो को ऐसा डायरेक्टर होना चाहिए जो इंडिपेंडेंट रहे, जो किसी से डरे नहीं। लेकिन चैलेंज है कि उसको भी हटाने का प्रोसीजर सिंपल है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कोई आ गया है तो उसको आप रिमूव भी इजीली कर सकते हैं, तो वहां ये भी चैलेंज है। फिर अगला चैलेंज है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी तो हम लोग को मालूम है कि ट्रांसपेरेंट रहना पड़ेगा, लेकिन क्या चीज को ट्रांसपेरेंट करना है, किसको नहीं करना है, इसका कुछ डेफिनेशन नहीं है। तो इसीलिए डाटा प्राइवेसी का भी इसमें खतरा आ जाता है। फिर एनवायरमेंट ऑफ मिसट्रस्ट। इतना स्कैम हुआ है ना कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे अब डाउट होने लगा है लोगों को, समझे। उसके बाद इनएडिक्वेट मॉनिटरिंग एंड रिस्पांस फेलियर बाय रेगुलेटरी अथॉरिटीज। इतना सारा फ्रॉड हो गया तो सेबी क्या कर रहा था, तो इसका मतलब कि उसका मॉनिटरिंग उतना बढ़िया नहीं है। तो इनएडिक्वेट मॉनिटरिंग और रिस्पांस फेलियर भी एक चैलेंज है। फिर सक्सेशन प्लानिंग हमारे देश में नहीं होता है, जैसे कि नारायण मूर्ति इन्फोसिस के डायरेक्टर थे, तो बहुत अच्छा काम हो रहा था, लेकिन वो गए तो नेक्स्ट में कौन आएगा इसका क्लूलेस था आदमी लोग, क्या करेगा, कौन आएगा पता नहीं। तो ये भी एक चैलेंज है। तो यहाँ पर मैंने सबको समराइज कर दिया। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आप मेरे वीडियो में कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका कमेंट से मेरा दिन बन जाता है। मैं दिन रात आपका कमेंट का इंतजार करते रहता हूँ। आप मेरे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका एक सब्सक्रिप्शन तो फ्री है, लेकिन ये मेरा मोटिवेशन 4 गुना कर देता है, ठीक है। सब्सक्राइब कर लो, आप फायदे में रहोगे, क्योंकि PIB के वीडियोज में लेकर के आऊंगा जैसे ही नोटिफिकेशन आते हैं, और GA मिसलेनियस का भी मैं वीडियो लेकर के आऊंगा, ठीक। और बहुत सारी स्ट्रेटजीज वीडियो में लेकर के आता हूँ। और ये जो है ये मैनेजमेंट का फ्री सीरीज है, तो आप फ्री कोर्स को भी आप यहाँ पर अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चैनल आपका बहुत फायदा करेगा अगर आप RBI ग्रेड B के एस्पायरेंट है तो, इसीलिए आप सब्सक्राइब करके तो जरूर रखो। टेलीग्राम चैनल कुमार आर्यन टेलीग्राम है, जहां पर आपको सारा नोट्स मिल जाता है। ये नोट्स भी आपको वहीं पर मिल जाएगा, वहीं अवेलेबल मैं करा दूंगा, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट होता है या फिर मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना है तो इस इंस्टाग्राम ID में आप जाकर के मुझे DM कर सकते हैं। अदरवाइज आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं कमेंट में भी आपका जवाब दे देता हूँ, रिप्लाई आपको जल्दी ही मिल जाता है, ठीक। तो अब बिना किसी देरी के मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो नहीं आता है तब तक के लिए मेरे साथ कहिए हर हर महादेव शंभू शंकर। जय हिंद।